नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 23 अक्टूबर 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए हो, आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो सेशन पे आप लगे रहिए, बने रहिए और अंत तक देखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन है, जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज भी करती है। बिल्कुल सही बात है। ये देखिए, जो चीज़ आपको करने में, किसी काम को करने में अगर चैलेंज लगता है तो वो काम अगर कर लीजिएगा तो आप पूरी तरह से चेंज भी हो जाएंगे ना। तो हमेशा चैलेंज के तौर पर सारे काम्स को लिया करिए कि नहीं, ये मुझे करके दिखाना है, ये एक चैलेंज है, ठीक है। आप निश्चित ही उस काम को करते करते इतना हैबिचुअल हो जाएंगे कि खुद को महसूस करेंगे कि हाँ, आई कैन डू इट, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा विपणन वर्ष 2024-25 के लिए रबी फसलों का न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है यानी कि एमएसपी को मंजूरी दे दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है? तो देखिए, इसमें से कौन सा रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल जो है ये चावल नहीं है, बाकी सब क्या क्या है? रबी फसल है। गेहूँ, जौ और सरसों, ये सब रबी फसल है, इसे याद कर लीजिएगा। और एमएसपी क्या होता है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन वर्ष 2024-25 के लिए रबी फसलों का न्यूनतम मूल्य जो है उसका मंजूरी दे दिया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि देखिए, सबसे ज़्यादा 425 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी जो है ये मसूर पर किया गया है। इसके बाद सरसों के लिए 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है, ये भी याद कर लीजिएगा। जौ और कुसुम के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। जौ और चने के लिए 115 रुपये प्रति क्विंटल और 105 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो है आपको देखिए यहाँ पे लगभग रबी फसल जो है, रबी फसल में आप लोग को कौन कौन सा है हम लोग अभी लिस्ट में आएंगे। रबी फसलों की इस बढ़ोतरी हुई एमएसपी से किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा और फसल विधिवीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा किसान को सही में अगर एमएसपी ज़्यादा मिलने लगे तो किसान को सपोर्ट मिल जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसके अतिरिक्त देश भर में प्रत्येक किसान तक किसान क्रेडिट कार्ड योजना यानी कि केसीसी का लाभ पहुँचाने के लिए सरकार किसान ऋण पोर्टल KRP, है ना, डोर टू डोर अभियान और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम लॉन्च करेगा। ये भी सरकार के द्वारा किया गया है, ठीक है। कि किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ पहुंचाने के लिए किसान का और किसान को ऋण देने के लिए उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा और मौसम की जानकारी भी देने के लिए डोर टू डोर कैंपेन चलाया जाएगा सरकार की तरफ से, ठीक है। ये भी याद है। ये सब देखिए, ये आपको सारे रबी के फसल हैं। ये हो गया वीट, बार्ले, ग्राम, ठीक है, मसूर, उसके बाद मस्टर्ड, सनफ्लावर, ये सब जो भी है ये रबी का फसल है। और ये आप देखिए 2023-24 का है और अभी ये 2024-25 का है। तो ये है अंतर। और ये मतलब ये पहले का रेट है, ये अभी का रेट है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें बढ़ा हुआ रेट आपको मिल जाएगा, 150 रुपये, 115 रुपये, ये प्रति क्विंटल के हिसाब से है। और सबसे ज़्यादा किस में है? तो 425 रुपये मसूर में, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लीजिए, ये सब सारा चीज़ दिया हुआ है। सोयाबीन येलो, ठीक है, उसके बाद यहाँ निगर सीड, ये सब सारे चीज़ यहाँ पे आपको दिखा हुआ है। वीट जो है 102% बढ़ गया है। लेटिन यानी कि मसूर जो है 89% बढ़ गया है। चना जो है 60% बढ़ गया। बार्ले भी 60% बढ़ा है। सनफ्लावर जो है ये 52% बढ़ा है। ये सब चीज़ एमएसपी में बढ़ गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने पटना में बिहार कृषि रोड मैप 2023 से 2028 तक का चौथा संस्करण लॉन्च किया है? तो आपको मालूम होगा कि बिहार में अभी भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर थी, ठीक है, 18 से 21 अक्टूबर के बीच। और इसी के दौरान भारत के राष्ट्रपति, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति जो कि ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये भारत के अभी बिहार के कृषि रोड मैप 2023 से 2028 तक का चौथा संस्करण का उद्घाटन किया है।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में चौथा बिहार कृषि रोड मैप 2023-28 का लॉन्च किया। 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंची थी। ठीक है, इस रोड मैप में अगले 5 वर्षों में राज्य में कृषि के विकास की कार्य योजना बनाई गई है। ठीक है, इसमें कैसे काम मिलेगा। बिहार सरकार ने इस कृषि रोड मैप के लिए 1,60,000 रुपये बजट में आवंटित किया है। ठीक है, इस कार्य योजना में कृषि एवं 11 अन्य संबंधित विभागों को शामिल किया गया है। कृषि रोड मैप कार्यक्रम में 1800 से अधिक किसानों और जीविका दीदी स्वयं सहायता समूहों को 700 सदस्य ने भाग लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये क्या क्या कार्यक्रम है, इसके बाद मतलब वो हरमिंदर साहब भी दौरा की थी। ठीक है ना, और उसके बाद बिहार में साउथ बिहार यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी गई थी। मोतिहारी में एक साउथ यूनिवर्सिटी खुला जिनका नाम जो है महात्मा गांधी जी के ऊपर रखा गया है। ठीक है, तो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसे करके है। ठीक है, तो उनका भी मतलब उद्घाटन किया गया है, ये सब भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तीसरे दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल भी जो कि विश्वनाथ अर्लेकर जी हैं, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, वो भी मौजूद थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस स्थान पर खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी है। तो देखिए खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो अभी मंजूरी मिला है, अप्रूवल मिला है, वो लद्दाख के लिए मिला है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी लद्दाख। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए केंद्र सरकार के द्वारा लद्दाख में खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, जिसको शॉर्ट में KISCE कहा जा रहा है। इसमें एथलीट्स, मुक्केबाजी और तीरंदाजी को भी ध्यान में रखा गया है। इसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 3.139 करोड़ रुपए और उसके बाद वित्तीय वर्ष के लिए 1.195 करोड़ रुपए का भी व्यय आवंटित किया गया है। ठीक है, केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश में आइस हॉकी, तीरंदाजी, एथलीट्स, टेबल टेनिस, फुटबॉल के लिए खेलो इंडिया की स्थापना के बाद यह उभरती हुई युवा प्रतिभागियों को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लद्दाख में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने साइंटिस्ट लोग से बातें करते हुए ये चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को भेजने का लक्ष्य निर्धारित किए हैं। तो ये 2040 तक ऐसा करने का प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया है, लक्ष्य रखिए। तो 2040 इसका लक्ष्य है चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को भेजने का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 2040। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को भेजने के लिए और 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का नया महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। यानी कि ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, उसी प्रकार से भारत का भी एक अंतरिक्ष स्टेशन होगा। ठीक है, जो कि मतलब अंतरिक्ष स्टेशन क्या होता है, वहाँ पे जाएंगे हमारे एस्ट्रोनॉट, उतरेंगे, सारे काम करेंगे। एक तैरता हुआ मतलब एक घर जैसा है। ठीक है, उसको अंतरिक्ष स्टेशन कहा जाता है। ठीक है, भारत के गगनयान मिशन की प्रगति का आकलन करने के लिए एक बैठक के दौरान PM मोदी ने ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, PM मोदी ने वैज्ञानिकों से शुक्र ग्रहण और मंगल ग्रहण मिशन पर भी काम करने के लिए कहा है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक मानव को उतारा है। ठीक है, हाल ही के वर्षों में भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा में तेजी आई है। हाल ही में भारत ने चंद्रयान 3 मिशन और आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया है। अभी गगनयान मिशन अभी लॉन्च होने वाला था, लेकिन कुछ ही मतलब कुछ टेक्निकी एरर से वो लॉन्च होने में उसको होल्ड पर रख दिया गया है। ये भी आप लोग को अपडेट बताएं। गगनयान मिशन जो है क्रू एस्केप सिस्टम टेस्ट व्हीकल, ठीक है, TVDT1 जो कि अभी ये लॉन्च होने वाला था, 21 अक्टूबर को आयोजित की जा रही थी, आपको मालूम होगा, लेकिन ये आन वक्त पर इसे होल्ड हो गया है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 17 अक्टूबर को रिजर्व बैंक ने कुछ नियामक मापदंडों का अनुपालन न करने के लिए किन दो बैंकों पर जुर्माना लगा दिया है। तो ये लगाया है ICICI बैंक और
कोटक महिंद्रा बैंक के पास। आपको मालूम होगा कि पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर भी जुर्माना लगाया था, जो हम लोग पिछला में पढ़े थे, 5.39 करोड़ रुपए का। और इसमें जो है आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर भी पेनल्टी लगाया है आरबीआई के द्वारा। और ये कितना लगाया गया है, तो आईसीआईसीआई के ऊपर 12.19 करोड़ रुपए का और कोटक महिंद्रा के ऊपर 3.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है, ये क्यों लगाया जाता है, क्योंकि बहुत सारा गाइडलाइंस है जो कि आरबीआई के द्वारा दिया गया है, अगर उसको आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। कोटक महिंद्रा और महिंद्रा लिमिटेड पर जुर्माना बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता के लिए ये लगाया गया है। और बैंकों द्वारा नियुक्त रिकवरी एजेंटों से संबंधित निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया है। इसमें बैंकों में ग्राहक सेवा और ऋण और अग्रिम वैधानिक और अन्य प्रतिबंध का उल्लंघन भी शामिल है। ये सब सारे चीज़ इसमें शामिल है। बहुत सारा जो गाइडलाइंस है उसको अगर फॉलो नहीं कीजिएगा तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, ये इसमें कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नन अदर देन रघुवर दास जी को नियुक्त किया गया है। ये रघुवर दास जी पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही वो इलेक्शन हारे थे उसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने उनको अभी हाल ही में उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, रघुवर दास। ठीक है, देखिए इंद्र सेना रेड्डी नुल्लू ये त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और सत्यदेव नारायण आर्य के स्थान पर ये बने हैं। ठीक है, रघुवर दास जी है ये उड़ीसा के राज्यपाल बने हैं, और ये किसके स्थान पर बने हैं, तो गणेशी लाल के स्थान पर बने हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे, इसे भी याद कर लीजिएगा। अभी झारखंड के जो मुख्यमंत्री है वो आदिवासी चेहरा है, हेमंत सोरेन, इसे भी याद करिए। ठीक है, इंद्र सेना रेड्डी अभी तेलंगाना से बीजेपी के नेता हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। और किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है। राष्ट्रपति की मर्जी पर पद धारण करता है वह राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकता है अनुच्छेद 156 के प्रति। अगर राज्यपाल अगर इस्तीफा देना चाहे तो राष्ट्रपति को सौंप सकता है, इसके लिए अनुच्छेद कौन सा है, 156, और नियुक्ति 155। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव शुरू किया है, तो होप इनिशिएटिव जो है ये अभी पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आपको मालूम होगा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लागू है, तो इसी प्रकार से ये भी है ड्रग फ्री बनाने के लिए, पंजाब को ड्रग फ्री बनाने के लिए ये होप इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, होप इनिशिएटिव। ठीक है, पंजाब के मुख्यमंत्री जो है वो कौन है, तो भगवंत मान है, उन्होंने ये शुरू किया है। हरमिंदर साहिब के परिसर में अरदास की गई है इसकी सफलता के लिए, कि मतलब ये सफल हो जाए जो योजना हम शुरू किए हैं। ठीक है, इसमें बोला गया है कि पीली पगड़ी, दुपट्टा और स्कार्फ पहने वाले 40,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों को नशे से दूर रखने की शपथ ली है। ठीक है, पहल के हिस्से के रूप में अमृतसर पुलिस ने गली क्रिकेट प्रतियोगिता का भी आयोजन किया है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड्स, हाल ही में भारत का पहला तिलापिया पर्वोवायरस किस राज्य में पाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना, ऐसा पूछा जा सकता है। तिलापिया पर्वोवायरस ये किस राज्य में पाया गया है, तो ये पाया गया है तमिलनाडु में, अभी इसका पहला केस पाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, तमिलनाडु। ठीक है, तिलापिया पर्वोवायरस, भारत का पहला तिलापिया पर्वोवायरस तमिलनाडु में पाया गया है। ठीक है, तमिलनाडु के रानीपेट जिले के वालजाह में तालाबों में तिलापिया पर्वोवायरस की सूचना मिली है। यह मीठे पानी की मछली की प्रजाति तिलापिया को प्रभावित करता है और भारी मृत्यु दर का भी कारण बनता है। देखिए ये जो वायरस है ये किसको प्रभावित करता है, जो मीठे पानी में पाया जाने वाला जो मछली है उसको। ठीक है, और उसके बाद सामाजिक तिलापिया को 1950 के दशक में भारतीय मीठे जल की निकायों में पेश किया गया था। तिलापिया की खेती मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और केरल के विभिन्न हिस्सों में की जाती है।
डीएनए वायरस के कारण तिलापिया की मृत्यु दर क्षेत्र में 30 से 50% की प्रयोगशाला और 100% तक की है। यानी कि डीएनए वायरस है ये, और एक प्रकार से इसका जो मृत्यु दर है ये लगभग 30 से 50% है। प्रयोगशाला में पाया गया कि ये 100% तक मृत्यु दर को अपने में ये करता है। पीसीआर टेस्ट यानी कि पॉलीमेराइड चेन रिएक्शन टेस्ट के द्वारा 8 तालाबों की मछलियों में ये जो वायरस है ये पॉजिटिव पाया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे शोध के निष्कर्षण प्रकाशन के लिए आर्काइव्स ऑफ वायरोलॉजी को भेजा गया है, इसका सैंपल, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए शोध के लिए टीआईपीवी के खिलाफ एक टीका विकसित करने में मदद मिलेगी, जिसमें मछली किसानों को टीआईपीवी के कारण होने वाले नुकसान को रोकने में मदद मिलेगा, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। 2021 में टीआईपीवी पहली बार 2019 में चीन में पाया गया था, उसके बाद 2021 में थाईलैंड में पाया गया, और टीआईपी वायरस की जो घटना है ये अभी हाल ही में तीसरा देश बन गया है भारत, ठीक है, चीन और थाईलैंड के बाद, जो कि इस प्रकार का वायरस मिला है, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में 20 अक्टूबर को भारत की पहली क्षेत्रीय रेल यानी कि रैपिड एक्स का उद्घाटन किसने किया है? तो नन अदर देन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और कौन कर सकता है उद्घाटन, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है 20 अक्टूबर को रैपिड एक्स ट्रेन, ठीक है। और ये कहाँ से किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से किया गया है, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से किया गया है। पहले चरण में ये 17 किलोमीटर लंबा दूरी तय करेगा, जिसमें से 5 स्टेशन को कवर करेगा, साहिबाबाद, गाजियाबाद, धूलगढ़, दुहाई और दुहाई डिपो, ठीक है। ट्रेन 15 मिनट के अंतराल पर 160 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, ठीक है। इसमें 6 कोच होंगे और लगभग 1700 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों स्टेशनों से ये सब बताया गया कि कब कब खुलेगा, ठीक है। प्रत्येक रैपिड एक्स ट्रेन में एक प्रीमियम कोच भी होगा, और प्रीमियम कोच का किराया थोड़ा सा नॉर्मल कोच से ज़्यादा होगा, ठीक है। और महिलाओं के लिए आरक्षित कोच भी होगा, इसमें यह कहा गया है, ठीक है। और ये साहिबाबाद और डिपो स्टेशनों के बीच एक मानक कोच का किराया 50 रुपये है। ये सब टिकट का भाड़ा का बात किया गया है, इसे याद कर लीजिए, ठीक है। अभी यूपी के जो सीएम है ये वो भी यहाँ पे मौजूद थे, इसे याद कर लीजिएगा। आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल है और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री है, ठीक है। यहाँ देखिए नमो भारत ट्रेन इसका नाम है, इसे याद कर लीजिएगा रैपिड एक्स का। अगर ये पूछ ले कि नमो भारत ट्रेन क्या है, तो वो रैपिड एक्स का ही दूसरा नाम है, ये याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के 3 टाइगर रिजर्व में विशेष बाघ सुरक्षा बल यानी कि एसटीपीएफ के गठन को मंजूरी दी है? तो ये जो एसटीपीएफ के गठन के मंजूरी जो मिला है, ये अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा मिला गया है 3 टाइगर रिजर्व में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में राज्य सरकार ने 3 टाइगर रिजर्व में विशेष बाघ सुरक्षा बल को गठन को मंजूरी दी गई है। और ये कौन कौन सा 3 टाइगर रिजर्व है? तो नामदफा, पक्के और कामलंग टाइगर रिजर्व है, इसे याद कर लीजिएगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के चामलांग जिले में है, ठीक है, ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। कामलंग बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में है, इसे याद कर लीजिएगा। लोहित नदी का भी नाम है, ये भी याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब कुछ इम्पॉर्टेंट हम लोग नेशनल पार्क पढ़ लेते हैं। जैसे असम में कितने अभी नेशनल पार्क हैं? तो ये रायमोना नेशनल पार्क, दहिंग पटकाई नेशनल पार्क, डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, नामेरी और मानस, ये सब नेशनल पार्क कहाँ के हैं? तो असम के हैं, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में और कौन कौन सा है? तो नामदफा और मॉलिंग नेशनल पार्क है। और अरुणाचल प्रदेश में ही देखिए यहाँ पे कुद्रेक नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, ठीक है, और बनेरघट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर, ये अरुणाचल प्रदेश के नहीं है, ठीक है, ये कर्नाटक के है, इसे याद करिएगा, बांदीपुर, आंसी, ये सब, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नाम में गड़बड़ हो गया है, ठीक है। चलिए उत्तराखंड के कौन कौन सा नेशनल पार्क है? कॉर्बेट नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री, उसके बाद गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, ये सब उत्तराखंड के नेशनल पार्क है, इसे भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में कौन कौन सा है? बक्सर टाइगर रिजर्व, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, सुंदरबन और न्योरा वैली नेशनल पार्क, ये सब जो भी है वेस्ट बंगाल के
नेशनल पार्क है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तमिलनाडु के कौन कौन से हैं, तो गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, पलानी हिल्स नेशनल पार्क, मुखुर्ती नेशनल पार्क और मधुमलाई नेशनल पार्क। ये सब तमिलनाडु के नेशनल पार्क है जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये कोई भी नेशनल पार्क जो है ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हमारा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अन्य लोगों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता फ्रेंड्स, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।